नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। तो किसी भी कार्य को जो करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। क्या है ऊर्जा की परिभाषा? किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और अपने देखा होगा कि रोज रोज चलना, दौड़ना, वस्तुओं को उठाना, हटाना, ये सब जो कार्य होते हैं इनको करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किस किस प्रकार की होती है इसके बारे में जो है हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला देखिए जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक गत्ते के अंदर इस प्रकार से 4 पंखुड़ी लगाकर, किनारे पर है ना, 4 इसका पंखुड़ी लगाकर और एक चक्री तैयार की गई है। अगर इस पंखुड़ी पर हम एक साइड से जल को गिराते हैं तो जल की गति के कारण पंखुड़ी क्या होती है, मूव करने लगती है, जिसके कारण ये चक्री घूमना शुरू कर देगी। इसी प्रकार से टरबाइन भी घूमती है। टरबाइन की जो पंखुड़ी होती है, एक पंखुड़ी पर अगर टरबाइन के हम लोग पानी गिराते हैं, फलक भी कह सकते हैं आप इसको, तो अगर एक फलक पे पानी गिराते हैं टरबाइन के, तो टरबाइन क्या होती है, मूव करने लगती है, घूमने लगती है जल की गति के कारण, और वहाँ विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? जल की गति के कारण जल की गति की सहायता से टरबाइन को घुमाकर और वहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसको जो है हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसी व्यवस्था बांधों में भी होती है। बांध में पानी कहाँ होता है, ऊंचाई पर एकत्र किया जाता है और फिर उसे तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती हैं। ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से जनित्रों से जुड़ी होती हैं। जनित्र क्या करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक, यहाँ देखिए बांध में जल को एकत्र किया गया है, बहता हुआ जल नीचे आता है, यहाँ टरबाइन लगी है और एक शाफ्ट की सहायता से ये जनरेटर में जाता है। जनरेटर यानी जनित्र, और जनित्र जो है इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांधों तथा गांगरेल बांध परियोजनाएं क्रियाशील हैं। तो छत्तीसगढ़ में जल विद्युत कहाँ उत्पादन की जाती है? हसदेव बांधों परियोजना में और गंगरेल बांध परियोजना में जो उत्पादित की जाती है। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी जल विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है, किंतु ये महासागरों में ही उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि महासागरों में जो है ज्वार भाटा यानी कि पानी के उतार चढ़ाव की क्रिया होती है। गतिशील जल में निहित ऊर्जा का उपयोग सागरों में आने वाले ज्वार भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस प्रकार से वहाँ पर सागर में बांध बना दिया जाता है और बीच में टरबाइन को लगा दिया जाता है। इसको भी यंत्र से जोड़ा जाता है। जब जल का उतार चढ़ाव होता है यानी ज्वार भाटा आता है, तो जलाशय के अंदर तीव्रता से जल का आवागमन होता है, जिससे टरबाइन घूमती है और वहाँ पर जल विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती हैं और इनसे विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा यानी जल की जो ज्वार भाटा के कारण गति होती है। ज्वार भाटा मतलब जो जल होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्रता से ऊपर की ओर उठता है रात के समय और दिन के समय नीचे की ओर गिरता है। इस प्रकार से जो है जल की गति होती है समुद्र के अंदर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों को खोजा जा चुका है। भारत में कहाँ कहाँ है ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र? गुजरात में कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी समुद्री तट जो है ज्वारीय ऊर्जा के स्थल हैं। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी पवन की गति से उत्पन्न ऊर्जा। तो जिस प्रकार से एक टरबाइन को हम लोग जल की गति से घुमाते हैं, उसी प्रकार देखो ये एक चक्री बनाते हैं। अगर आप इसको हवा में ले जाओ, पंखे के सामने ले जाओ, तो वो क्या करेगी, तेजी से घूमने लगेगी। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा से भी टरबाइन घूमती है, लेकिन वो टरबाइनों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की बहने की दिशा तथा गति प्रत्येक स्थान पर बदलती रहती है, फिर भी कुछ स्थानों पर दिशा तथा गति समान तथा नियत रहती है। मतलब जो खुले स्थान होंगे, मैदानी स्थल होंगे, वहाँ पर पवन ज़्यादा तीव्रता से बहती है, और जो ऐसे स्थान होंगे जहाँ पहाड़, बड़ी बिल्डिंग आदि होंगी, वहाँ पर जो पवन होती है वो अवक्षेपित हो मतलब उसको रोक के कारण जो है अच्छी तरीके से पवन की गति नहीं हो पाती है उस स्थान पर। इन स्थानों पर जो खुले स्थान होते हैं, इन स्थानों पर बड़ी चरखियाँ यानी विंड मिल, जिसे टरबाइन कहते हैं, ये चरखी जो है इसको विंड मिल कहते हैं, और इसी में टरबाइन जुड़ा रहता है, लगाई जाती है। इससे जुड़े जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। वह स्थान जहाँ बड़ी चरखियों को उत्पादित
किया स्थापित लगाया जाता है वह विंड फार्म कहलाता है। देखो कई सारी जो है विंड लगी हुई हैं, बहुत सारी टरबाइनें लगी हुई हैं, विंड मिल लगी हुई हैं। इनकी सहायता से यहाँ जनित्र पर जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ होता है ये? भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र, दक्षिणी तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के द्वीप एवं कर्नाटक के कुछ भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। ठीक है, तो विंड फार्म के लिए यही स्थान उपयुक्त क्यों है? आपको ये स्थान कैसा दिख रहा है? आसपास कोई बिल्डिंग, पहाड़, बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये स्थान कैसा है? मैदानी स्थल है जहाँ पर पवन ज़्यादा तीव्रता से बह सकती है। तो ये विंड फार्म लगाने के लिए खुले और मैदानी स्थल ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद है तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा का क्या क्या उपयोग होता है? भाप चलित इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है और आजकल विद्युत उत्पादन के लिए भी तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। विशेष संयंत्रों जिन्हें बॉयलर कहते हैं, है ना, बॉयलर मतलब बड़े आकार की भट्टियाँ होती हैं, उसमें कोयले को जलाते हैं, उससे ऊष्मा प्राप्त होती है और उससे पानी गर्म किया जाता है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाता है। मतलब भाप भी क्या होती है? एक प्रकार की गैसीय अवस्था होती है, मतलब पवन होती है। तो भाप जितनी तीव्रता से निकलती है उस भाप से जो है क्या किया जाता है, जो टरबाइन होती है उसको घुमाया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए जो है पानी को गर्म करना पड़ता है और वहाँ पर हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोयले के ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम इसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ये कहाँ पर है? हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में ताप विद्युत गृह है जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं। ये देखिए, ये जो है कोरबा का ताप विद्युत गृह है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक बाहरी कोश और एक है केंद्र का नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके नाभिक भारी होते हैं, मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होती है। तो उनको जो है न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की बारिश के द्वारा या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के प्रहार के द्वारा उनके जो नाभिक होते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पादित वहाँ पर होती है। ये जो प्रक्रिया होती है नाभिक की तोड़ने की, उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिक ऊर्जा कैसे रिलीज होगी? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। क्योंकि नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा निकल रही है, इसीलिए जो है इसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है ना, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं भारी नाभिक वाले, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ऐसे तत्वों को जो है प्रयोग करने के लिए हमें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान जहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उस स्थान को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर तारापुर, कलपक्कम, कोटा, नरोरा में कार्य कर रहे हैं। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत का पूर्ण स्वदेशी रिएक्टर है। अब देखिए बांधों में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो पीछे हम लोग चित्र में देख चुके हैं। बांधों में क्या होता है, ऊंचाई पे जल को एकत्र करके वहाँ से तीव्रता से गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमती है और जनरेटर में यानी कि जंत्र में विद्युत उत्पादित की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के ज्वार भाटा के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है। इसमें जो समुद्री जल होता है उसमें ज्वार भाटा के कारण गति उत्पन्न होती है। और पिछले पेजों में हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं। तो आप इसमें चित्र भी बनाएंगे। बांध बनाकर और वहाँ टरबाइन लगाई जाती है। जब ज्वार भाटा आता है तो ये टरबाइन समुद्र के जल की गति के कारण घूमती है और फिर इसमें जनित्र और सॉफ्ट लगाकर जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो भारी नाभिक वाले परमाणुओं का नाभिकीय विखंडन करके और उनसे जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ताप विद्युत गृह में क्या होता है, जो जल होता है उसकी वाष्प बनाई जाती है। उसे गर्म करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है ना। वाष्प की सहायता से टरबाइन को घुमा के विद्युत उत्पादन करते हैं। तो जल को गर्म करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? वहाँ पर कोयले की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन।
हमें दैनिक जीवन में वाहन चलाने, भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम कोयला, लकड़ी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो ये ईंधन जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल आदि है, इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका जो है काफ़ी समय पूर्व, बहुत पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के परतों के नीचे दब गए और वहाँ अधिक ताप और गर्मी के कारण वो कोयले और पेट्रोल में आदि में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे देखिए जीवाश्म ईंधन की परिभाषा। इसी तरह मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन की परिभाषा है। जीवाश्म शब्द का उपयोग जंतुओं, मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच दबा हुआ होता है, जिससे कुआं खोदकर पंपों के माध्यम से खींचा जाता है। जैसे बोरवेल से पानी खींचते हैं ना, वैसे ही पेट्रोलियम को पाइप के माध्यम से खींचा जाता है। ये देखिए कड़ी चट्टानें हैं, उनके बीच में ये काले द्रव के रूप में पेट्रोलियम भरा हुआ होता है। जमीन से निकाले गए द्रव पेट्रोलियम से सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो एक गाढ़ा काला द्रव होता है और इसमें बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। उसको आप पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं कह सकते। उसमें क्या करना पड़ता है? सभी पदार्थों को जो है उस गाढ़े काले द्रव से पृथक करना पड़ता है। तो ये कहाँ होता है? परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी में ये काम किया जाता है। फिर जो पेट्रोलियम होता है उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैसें आदि को पृथक किया जाता है। पेट्रोल द्रव जिन कुओं से प्राप्त होता है वहाँ प्राकृतिक गैसें भी होती हैं। इनमें से मीथेन गैस मुख्य होती है, जिससे आसानी से ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो मीथेन गैस से ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब मीथेन गैस कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। इस गैस को संपीड़ित कर वाहन चलाने में प्रयोग किया जाता है और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो CNG असल में कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। हमारे देश के प्रमुख नगरों में वाहन CNG से भी चलाए जाते हैं। CNG चलित वाहन सामान्य वाहनों की तुलना में न्यूनतम प्रदूषण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रदूषक पदार्थ नहीं बनते हैं। ये जो है अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पूर्ण रूप से जल के और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। घरों में प्रयोग की जाने वाली रसोई गैस से भी आप सभी परिचित हैं। वास्तव में यह पेट्रोलियम गैस का द्रवित रूप है, जिसे ब्यूटेन के रूप में जाना जाता है। ब्यूटेन के अलावा इसमें दो अन्य गैसें प्रोपेन एवं एथेन होती है। कई बार प्रश्न पूछता है कि जो हमारा LPG है, घरों में प्रयोग की जाने वाली रसोई गैस, वो कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण है। इसे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो होती है वो गंधहीन होती है, लेकिन इसकी गंध को घर की सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जो है एक तीव्र गंध मिला दी जाती है, जिसके कारण जो है सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता चलता है। गांव में गोबर के उपलों को जलाकर ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी गोबर से अन्य तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वो है हमारा बायोगैस संयंत्र लगाकर। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? सबसे पहले एक प्रवेश कक्ष होता है, यहाँ पर गोबर और पानी का मिश्रण बना के और उसको जो है टंकी में पहुँचाया जाता है, मुख्य टंकी में। ये देखिए प्रवेश नली के माध्यम से यहाँ मुख्य टंकी में आ रहा है और वहाँ पर जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो गैस का घोल, गोबर का घोल होता है, उसका किण्वन किया जाता है। इस किण्वन से जो है बायोगैस, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, डोम में आकर एकत्र हो जाती है और यहाँ से जो है नॉब के माध्यम से घर में बायोगैस को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जो अतिरिक्त बचा हुआ पदार्थ होता है, पूरी तरीके से इस पदार्थ के अपघटन के पश्चात और गैस के निर्माण के पश्चात जो बचा हुआ अपघटित पदार्थ होता है, वो खाद के रूप में निकास नली के माध्यम से दूसरी टंकी में जाकर एकत्र हो जाता है। तो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण ही क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है। इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन और LPG की तरह खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद हैं। रसोई गैस को और किन नामों से जाना जाता है? तो रसोई गैस को LPG के नाम से जाना जाता है और ये ब्यूटेन, एथेन और मेथेन का मिश्रण होता है।
बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिश्रण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ईंधन हो सकते हैं। तो ठोस ईंधन के रूप में क्या क्या हो सकता है? कोयला हो सकता है ना, और गोबर के उपले हो सकते हैं, कागज हो सकता है, लकड़ी हो सकती है और चारकोल हो सकता है। चारकोल लकड़ी के कोयले को कहते हैं। द्रव ईंधन क्या क्या हो सकता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। ठीक है, और गैसीय ईंधन क्या क्या हो सकता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इस सारणी को भर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं हमने बहुत सारे लिख लिए, ठोस, द्रव और गैसीय। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं और कुछ जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनको हम सदैव प्राप्त नहीं कर सकते। ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं, अब भूमि में कोयला, पेट्रोलियम की जो खान है, जो कुएं के अंदर कोयला और पेट्रोलियम एकत्र है, वो कभी ना कभी क्या होने वाले हैं? समाप्त होने वाले हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, सीएनजी हो गई, ये समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि पवन ऊर्जा, वायु तो हमेशा ही रहेगी, है ना, तो पवन ऊर्जा जो है कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। जल से उत्पन्न जल विद्युत ऊर्जा, ये भी कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, ये भी कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। और सौर ऊर्जा, ठीक है, ये भी कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। तो जो ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होते उनको हम बोलते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। इन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा। मतलब ये एक बार प्राप्त करने के पश्चात पुनः हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ऊर्जा स्रोत जैसे पवन, जल को नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचती है। किंतु अनवीकरणीय स्रोतों का भविष्य में ऊर्जा प्राप्ति के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएगी। इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि पहुंचती है तथा इनके समाप्त होने से पहले ही हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा। तो आइए एक और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। जो सूर्य की ऊर्जा है उसको केंद्रित करके और उसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ एक प्रयोग दिया है, उत्तल लेंस, सूखे पत्ते और कागज। अगर एक उत्तल लेंस की सहायता से, है ना, उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा उभरा हुआ लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं उसको जो है एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आप कागज या सूखे पत्ते रखोगे तो कुछ समय पश्चात आपको दिखेगा, अगर दिन के समय आप ऐसे क्रिया करके देख रहे हो तो ये जो पत्ते या कागज है वो जलना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा किस लिए हुआ? कागज जलना क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो है सौर ऊर्जा केंद्रित हो रही है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को केंद्रित करके उसको हम ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, हम उसको विद्युत में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार से। सबसे पहले सौर ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। सोलर कुकर इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए एक बॉक्स होता है जिसके अंदर काले रंग से पेंट किया जाता है तथा वहाँ पर जो है कुछ बर्तन, धातु के बने हुए बर्तनों को रखा जाता है जिनको और काले रंग से पेंट किया जाता है। एक कांच का ढक्कन लगा होता है और ये देखिए दर्पण लगा होता है जो सूर्य के आने वाले प्रकाश को जो है इस बर्तन के अंदर की ओर फोकस करता है। यह धातु का एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसकी भीतरी दीवारें काले रंग से रंगी हुई होती हैं। ऊपरी ढक्कन पर दर्पण लगा होता है जिसे व्यवस्थित कर सूर्य के प्रकाश को डिब्बे के भीतरी हिस्से में केंद्रित किया जाता है। डिब्बे की भीतरी दीवारें ऊष्मा अवशोषित कर गर्म हो जाती हैं तथा इस ऊष्मा को विकिरित होकर डिब्बे के बाहर जाने से रोकने के लिए निचले डिब्बे के ऊपर एक कांच का ढक्कन लगा होता है। डिब्बे के अंदर धातु के बर्तन रखे होते हैं जिनकी बाहरी सतह भी काले रंग की होती है।
इन डिब्बों में खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। तो वो जब ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है कांच के ढक्कन के कारण, तो वो क्या होती है, डिब्बे के अंदर ही रहती है, जिसके कारण जो डिब्बे के अंदर का तापमान है वो बढ़ जाता है और बर्तनों में रखा हुआ जो भोजन होता है वो पक जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, सौर ऊर्जा के कारण हो रहा है। उसी प्रकार से सौर जल ऊष्मक, यहाँ देखिए एक धातु की बनी हुई टंकी है जिससे तांबे की नलियाँ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। इनको काले रंग से रंगा जाता है और इन नलियों से जल को घुमाया जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारे घर के मुख्य पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। तो जब इस व्यवस्था को हम लोग छत पर या जहाँ पर सूर्य ऊर्जा प्राप्त हो सके ऐसे स्थान पर रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको गर्म पानी जो है प्राप्त होता है। इसीलिए इसे सौर जल ऊष्मक यानी सौर ऊर्जा की सहायता से जल को गर्म करने वाला संसाधन कह सकते हैं। ये एक प्रकार के हीटर का काम करता है। इस उपकरण द्वारा पानी गर्म किया जाता है, इसे सौर जल ऊष्मक कहते हैं। इसमें ऊष्मारोधी पदार्थ के बॉक्स में तांबे की लंबी नलियाँ लगी रहती हैं जिन्हें काला कर दिया जाता है। नली से गुजरता हुआ जल ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाता है, जिसे दूसरे सिरे से निकालकर टंकी में एकत्र कर दिया जाता है। तांबे की नलियाँ क्यों लगी होती हैं, क्योंकि जो तांबा होता है वो धातु है और धातु क्या होती है, ऊष्मा को जल्दी से ग्रहण करके और गर्म हो जाती है। जिन स्थानों पर ये उपकरण उपयोग किए जा रहे हों वहाँ जाकर इनको देखिए। वर्तमान में सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल के रूप में भी किया जाता है। सौर सेल क्या होता है, सिलिकॉन की बनी हुई छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं जिनको सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सिलिकॉन होता है विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों को जो है गमन करने लगते हैं इसके, जिसके कारण जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सौर सेल में सिलिकॉन लगे हुए होते हैं और ये सिलिकॉन के मतलब सौर सेल सिलिकॉन की बनी हुई होती है और सिलिकॉन के कारण जो है वहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। सौर बैटरी भी सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संग्रहित करती है। कई सारी सौर सेलों का समूह क्या कहलाता है, सौर पैनल या सौर बैटरी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है। सोलर कुकर में डिब्बों का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि काला रंग क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। वो ऊष्मा को जो है आसानी से ग्रहण कर लेता है, इसीलिए जो है डिब्बों का रंग काला होता है। सौर जल ऊष्मक में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस में हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सौर सेल, सिलिकॉन के। सौर जल ऊष्मक की नलियाँ तांबे की क्यों बनी रहती है, क्योंकि तांबा धातु है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जिसके कारण ये जो है ज़्यादा समय तक पानी को गर्म रखने में सहायता करता है। इसीलिए इसको क्या बनाते हैं, तांबे का बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य के कारण ही जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधों के द्वारा ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन करते हैं पौधों के द्वारा उत्पादित पदार्थों से, है ना। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे हम डीजल पेट्रोल आदि का निर्माण करने में भी सक्षम हो पा रहे हैं, जैसे रतन ज्योत पौधे से प्राप्त पदार्थों से, उसके फल से और उसके फलों के बीज से जो है बायोडीजल बनाया जाता है। तो कुछ पौधे डीजल बनाने में भी सहायक हो रहे हैं, यानी अन्य ऊर्जा स्रोतों को उत्पादित करने में भी सहायता कर रहे हैं। और बादलों के द्वारा वर्षा होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण जो है लगातार वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण जो जल होता है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। नदियों से स्वच्छ जल प्राप्त होता है, जिसे हम बांध बनाकर रोक लेते हैं। तो ये चक्र जो है जल चक्र, वो किसके कारण संपन्न हो पाता है, सूर्य ऊर्जा के कारण ही संपन्न हो पाता है। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी के जल तथा स्थल समान रूप से गर्म होते हैं। इस कारण वातावरण में कम गर्म अधिक गर्म वायु के द्वारा संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो बड़ी तेजी से बहती है, जिन्हें पवन कहते हैं, है ना। तो पवन ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, सूर्य है। पेट्रोलियम, द्रव, कोयले, पेड़ पौधे, जीवों के अवशेष है, जो सूर्य की ऊर्जा का ही बदला रूप है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, है ना, उनका जो भोजन का स्रोत है वो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले पदार्थ ही हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम भी कब प्राप्त होगा, जब पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष भूमि में दबेंगे। और ये पेड़ पौधे जीव जंतु कब विकास करेंगे, जब वो सूर्य ऊर्जा से उत्पादित पदार्थों को खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। मतलब क्या कहना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य ही क्या है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। समाचार पत्रों में
आपको ऊर्जा बचाने के लिए विभिन्न अपीलें की जाती हैं, जैसे तेल को बचाना, वाहनों की नियमित जांच कराना, बिजली की बचत करना, बर्तनों को ढककर खाना पकाएं। बर्तनों को ढककर खाना पकाएंगे तो वहाँ पर जो है जो गैस है या जो भी ईंधन है उसकी खपत कम होगी। प्रेशर कुकर का उपयोग करना, प्रेशर कुकर का उपयोग करने से ईंधन की खपत कम होती है। वाहनों के पहियों में हवा का सही दबाव रखना, इससे क्या होता है, ईंधन वहाँ पर कम खर्चा होता है। घरों में भी फ्रिज, कूलर आदि को जो है जब हम बाहर जाए तो बंद करके जाना चाहिए, जिससे विद्युत की खपत कम होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो अनवीनीकरणीय हैं और वो शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं। घरों में विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। घरों से बाहर जाते समय आप लोग जो है बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर आदि को बंद करके जा सकते हैं, है ना। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, रतन जोत से। भविष्य में किन अन्य स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है, तो नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। और जो सौर ऊर्जा है अभी उसका प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी भविष्य में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा का ज़्यादा व्यापक प्रयोग हो सकता है। पवन ऊर्जा अभी कुछ स्थानों पर देखने को मिलती है, इसका भी ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है ना। तो ये जो है भविष्य के ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए सही विकल्प चुनने के लिए लिखा है, निम्न में से अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा सदैव प्राप्त हो सकती है, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से के जल से प्राप्त होती है, ये भी हो सकती है सदैव प्राप्त। सौर ऊर्जा भी सदैव प्राप्त हो सकती है। पेट्रोलियम जो है वो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये जो है आने वाले समय में समाप्त हो सकता है। भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो वो है डीजल। आगे है सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, बायोडीजल है ना। बायोडीजल कैसे प्राप्त होता है, रतन जोत से प्राप्त होता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घरों में मुख्यतः खालिस्तान ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का। किसका प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, जो ब्यूटेन, मीथेन और एथेन का जो है मिश्रण है। फिर है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। फिर है सोलर गैस, सौर ऊर्जा पर आधारित है। कोयला अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी ऊर्जा का स्रोत है, अनवीनीकरणीय। इसको जो है बार बार जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में कौन सी गैस तैयार की जाती है, बायोगैस तैयार की जाती है। घरों में उपयोग आने वाला द्रव ईंधन कौन सा है, मिट्टी का तेल। कौन सा है, मिट्टी का तेल। उसके बाद है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा कौन सी है, ज्वारीय ऊर्जा है। सोलर कुकर सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। विंड फार्म में पवन ऊर्जा का प्रयोग होता है और बांध से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊर्जा के 4 विभिन्न रूपों के नाम लिखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आप कोई भी 4 नाम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा के क्या लाभ है। सौर ऊर्जा का क्या लाभ है, एक तो सबसे पहला क्या लाभ है, सौर ऊर्जा में जो है किसी भी प्रकार का जो प्रदूषक पदार्थ है वो निर्मित नहीं होता है, और सौर ऊर्जा जो है पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा में हमको ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ता है। दैनिक जीवन में इसके उपयोग के 2 उदाहरण दीजिए। क्या क्या उपयोग के उदाहरण हो सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और सौर ऊर्जा के कारण पृथ्वी में गर्म और ठंडे स्थलों का निर्माण होता है, जिसके कारण संवहनी धाराएं बनती हैं और इसी के कारण वर्षा भी होती है। ठीक है। तीसरा है जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है, ऊंचे स्थानों पर बांध बनाकर और जल को वहां एकत्र किया जाता है, फिर जल को वहां से गिरा के टरबाइनों को उनकी सहायता से घुमाया जाता है और फिर जनित्र में जो है विद्युत का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है, हसदेव बांगो परियोजना और गंगरेल बांध, है ना। ये 2 स्थानों पर छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के नाम लिखिए। क्या क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है ना।
ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं। बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया लिखिए। तो बायोगैस के उत्पादन की प्रक्रिया हम लोग पीछे देख चुके हैं। बायोगैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिश्रण है और इसको जो है हम लोग गोबर या जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतु पेड़ पौधे उनके अवशेषों को जो है सड़ाकर और बायोगैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए जो है विशेष व्यवस्था की ज़रूरत होती है। बायोगैस टंकी का निर्माण किया जाता है ना। ये बायोगैस टंकी का निर्माण किया जाता है जहाँ पर गोबर, पानी या जो भी वनस्पति उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पर घोल के रूप में अंदर पहुँचाया जाता है और उनके अपघटन से बायोगैस बन के ऊपर स्थित डोम, ये जो टंकी ऊपर की दिख रही है इसको डोम कहते हैं, डोम में जाकर एकत्र होती है और इसको घरों में प्रयोग करते हैं। बचा हुआ जो अपघटित अवशेष है वो खाद के रूप में बाहर टंकी में जाकर एकत्र हो जाता है। किसकी सहायता से, निकास नली के माध्यम से। तो इस तरीके से बायोगैस संयंत्र कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपने आसपास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत की सूची बनाइए तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा में पृथक कीजिए। तो पीछे हम लोगों ने सूची को देखा है, ये वाली सूची। ये सूची में हम लोगों ने देखा है कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब कैसे हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि पवन, जल, नाभिकीय और सौर ऊर्जा ये कैसे ऊर्जा स्रोत हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। उसके बाद में है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन गैस पाई जाती है। 8वां प्रश्न है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहेंगे, समझाइए। तो हमारे क्षेत्र में महानदी है, ठीक है, और महानदी पे बांध बनाकर उसके द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जो कि हमारे क्षेत्र में गंगरेल बांध में हो भी रहा है ना। तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो की सहायता से आप लोग अपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा।